हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो सेट नंबर 27 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 के मैथ का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 7 फेज में हुआ था, उसी में टोटल डेट वाइज करके जो है क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें सीट नंबर 27 इस वीडियो में करेंगे। जो रेलवे एनटीपीसी 17/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक, 17 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का इसमें क्वेश्चन होगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए बहुत आसान है। 19 कलम का सीपी क्रय मूल्य 16 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो प्रतिशत लाभ निकालें। अब देखिए बहुत सिंपल है, अगर ये कटता तो कटा लेते, नहीं कट रहा है तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, यानी कि 16/19 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 16 हो गया, विक्रय मूल्य 19 हो गया, तो 3 का लाभ हो रहा है। 3 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 16, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो 4 चौके 16 कर लेंगे, 4 से 25, यानी 25 तिहाई 75/4 हो जाएगा। तो 18 चौक 72 और 3/4, 18.3/4 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। 18.3/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आपका राइट आंसर। बहुत आसान है। 19 कलम का क्रय मूल्य बराबर 16 कलम का विक्रय मूल्य, रेशियो में निकाल लिए। क्रय मूल्य 16 यूनिट, विक्रय मूल्य 19 यूनिट, तो 3 यूनिट लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य नीचे रख देंगे, प्रतिशत के लिए 100, यानी कितना आ जाएगा 18.3/4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 24। अब देखिए जैसे समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप 24 मतलब क्या, 8 8 8 8 तरीके 24, यानी सब भुजा इसका कितना हो जाएगा 8 8। 24 में 3 से भाग दे देंगे तो भुजा निकल जाएगा, परिमाप बटा 3 यानी भुजा। तब इसका एरिया बोला हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a² होता है। तो √3/4 इंटू 8 8 64 हो जाएगा। भुजा 8 है तो 8 8 64, इसको कटा देंगे तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 16√3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, है इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये भाग दीजिएगा तो 36 हो जाएगा। 36 छक्के 216 हो जाता है। ठीक, अब 36 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो 3 2 5 और 36 और 5 कितना हो जाएगा 3 2 5। ये सब 1 मिनट ये गुणा करना है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो 36 गुना 72 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो 72 और 3 75 - 51, ये आ गया बड़ा ब्रैकेट तक आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से तो 36 चौके 144 हो जाएगा, और माइनस अब यहाँ घटा दीजिए, तो 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, 24। तो 24 छक्के भी कितना हो जाता है 144 हो जाएगा। ठीक, 100 6 चौके 24, 14 12, यानी कि 144 में से 144 जाएगा, तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। हम छोटा ब्रैकेट किए, 36 आया, 36 गुना 72 और 3 75 में से 51 गया 24, 24 छक्के 144, ये भी 144, 0 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 1 + 2 ये दिया हुआ है, बोला है कि x का मान निकाले। इक्वेशन है x का वैल्यू, बहुत सिंपल है। देखिए ये 2x कितना हो जाएगा 3 + x माइनस, अब इस सबको एक साथ आप जोड़ दीजिए, तो ये देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है, तो ये जोड़ेगा और इसमें से घटेगा। जैसे 4 और 2 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब जब यहाँ आते हैं तो 9 और 1 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 0.64, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ 4 हो गया। अब इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 3 जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया, कितना होगा आपका 1, और ये जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1.64 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। ये सबको हम लोग साथ में कर दिए तो 0.64 आ रहा है, और यहाँ से 3 + x यानी x बराबर हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी 1.64 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला हुआ है कि x 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदता है और वह 5% लाभ पर y को बेचता है। देखिए x खरीदा और x y को बेच दिया कितना पे, 5% लाभ पे। देखिए ये इसका क्रय मूल्य जो दिया हुआ है ना, ये 1.5 लाख, हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपये में खरीदा, 100% मानकर चलते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये 100 पे खरीदा और कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है, 5%, तो ये 105 पे इसको क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक। 100 में खरीदा, 105 में बेच दिया, यानी कि अभी तक इसे 5% का लाभ हुआ है। अब कह रहा है कि y को बेच देता है, y उसे 2% हानि पर बेचता है, फिर ये इसको कितना परसेंट हानि पर बेचता है, 2% हानि पर बेचता है। तो 2% हानि का मतलब ये इसे कितना में बेचेगा, तो देख लीजिए 2% हानि का मतलब 105 गुणे 98/100, 98/100। तो यहाँ से अगर कर लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका, 5 से कटाइएगा, 5 × 20 = 100 और 5 से 21 मत में कटेगा, फिर 2 से कटा देते हैं, 2 × 100 और 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18। अब मत कटाइए, देखिए गुणा कर लीजिए, यानी 49 में 21 से गुणा कर लेंगे। देखिए ये गुणा कर लिए हम लोग, कितना आ रहा है, 102.9 आ रहा है। इसका मतलब अब देखिए ये इसे बेचा तो ये इसे बेचा था 105 में, और ये इसे बेच रहा है 102.9 में, तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है ये निकाल लीजिए। ये लाभ कितने को, अच्छा एक बात बताइए कि ये इसे 105 में बेचा है, ये इसे 102 में बेच रहा है, तो लाभ यहाँ पे जो हो रहा है हम लोग का, ये दोनों के अंतर के बराबर, और लाभ किसको हो रहा है, तो x को हो रहा है। तो x को लाभ कितने का होगा, घटा दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, इधर पॉइंट के इधर 1 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, यानी 2.1% का लाभ हो जाएगा किसको, x को। तो x को लाभ होगा, ये रुपया में पूछा हुआ है, तो ये 2.1 जो यहाँ हो रहा है ना, 2.1% लाभ हो रहा है, तो इसको रुपया में हम लोग बना लेते हैं। ये कितना रुपया था, तो 1.5 लाख का, ये 1.5 लाख का 1,50,000 है ना, 1.5 लाख का कितना, 2.1% हटाएंगे नीचे 100, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, यानी 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए सिंपल, 0 15 × 15 = 5 और 15 × 2 = 30, 3150 रुपये का जो है लाभ हो जाएगा किसको, x को हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हर हाल में तो x को ही लाभ हो रहा है, लेकिन ये बोला हुआ है कि कितने रुपए का, सब में रुपया जो है अलग अलग है, तो बी वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है 3150, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, 1.5 लाख जो है इसका मूल्य था, हमने मान लिया 100 लेकर चलेंगे, आसान रहेगा, ठीक। तो 100 में खरीदा और इसे बेच रहा है 105 में, और ये इसे बेच रहा है 102 में, अर्थात ये 105 में इसको बेचा, ये इसे 102 में, यानी कि लाभ x को हो रहा है कितना, तो दोनों के अंतर के बराबर 2.1% का लाभ हो रहा है। तो अगर 1.5 लाख रुपया क्रय मूल्य है तो 1.5 लाख का 2.1% निकाल लिए, 3150 रुपये का लाभ हो रहा है। सबसे आसान तरीका है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला, देखिए 6 नंबर कह रहा है, ज्योमेट्री से है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC और ACB, त्रिभुज ABC पहले बना लीजिए, ये एक त्रिभुज ABC है और इसमें बोला हुआ है कि इसके कोण ABC, ऐसे बना लीजिए ABC। तो ABC के द्विभाजक, इस कोण के द्विभाजक और उसके बाद से ACB और इस कोण के द्विभाजक दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, O पर। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर क्रॉस कर देते हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर दोनों जाके कहाँ मिलते हैं, O बिंदु पर मिलते हैं। यदि BAC बराबर 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो पूछ रहा है कि ये क्या होगा, एंगल BOC बराबर क्या होगा। देखिए एक थ्योरम है इसका कि ये अगर एंगल बाइसेक्ट जहां मिलते हैं ना, उसे अंतः केंद्र बोलते हैं, और उससे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी पूछ देता है कि एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे कौन सा केंद्र कहते हैं, तो अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र पे जो बना कोण होता है ना, यानी एंगल BOC, तो एंगल BOC = 90 प्लस सामने वाले कोण का आधा होता है, यानी कोण A/2 होता है। ये थ्योरम ही होता है, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि सामने वाले कोण का आधा हो जाता है। जब भी अगर मान लीजिए कि इसको ऐसे मिला दे और ये वाला कोण पूछेगा तो 90 प्लस ये B/2 हो जाएगा। अगर ये वाला कोण पूछेगा तो 90 प्लस एंगल C/2 हो जाएगा, सामने वाले कोण का आधा हो जाता है। तो हमें पूछा है कि एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस कोण A, सामने वाले कोण का आधा, यानी 60 के आधा कितना हो जाएगा,
30, तो 90 और 30 120 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत आसान है, बशर्ते ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए। ठीक, थ्योरम पता रहेगा बड़ी आसानी से निकाल लीजिएगा। जब ये अंतः केंद्र हो गया या फिर एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वहाँ बना कोण सामने वाले कोण के आधा प्लस 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला हुआ है कि 99.75 गुणे 0.055। अब देखिए इसमें बहुत बोला है कि गुणनफल के में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक हो गए। अब देखिए इसमें बहुत लड़के गलत क्या करेंगे कि इसका 5 गो और इसका 2 गो 7 गो आंसर कर देंगे, जो बिल्कुल क्या है, गलत है, गलत हो जाएगा। जब भी हमारा इकाई अंक में एक 5 रहे और सम संख्या रहे ना, तो इसमें 0 आ जाएगा, और लास्ट में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 0.5 और गुणे 0.6, अगर हमें पूछा जाए कि इकाई मतलब इसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये अब आप करिएगा कि 6 5 30, 30/100 करिएगा तो 0 0 कट जाएगा और 0.3 आ जाएगा, एक ही अंक होगा दशमलव के बाद। और इसमें अगर ऐसे करिएगा कि एक अंक इसका 2 अंक, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से ये है कि एक 5 है और एक सम संख्या है ना, तो एक 0 जो लास्ट में आएगा ना उसका गिनती ही नहीं होगा, एक कम हो जाएगा। अच्छा है, अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें इस 7 नहीं होकर के क्या आ जाएगा, 6 गो आ जाएगा। अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ये 99 75 और बट्टा इधर 100 हो जाएगा, और गुणे इसको लिखेंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी कि 55 54 और बट्टा कै गो अंक रहेगा, तो 1 2 3 4 5 गो 0 रहेगा, 2 2 4 1 5 गो हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो ये देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, और ये 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45, 46, फिर 5 9 45, 5 5 25 हो जाएगा। और देखिए अब फिर 5 से मत कटाइए, नीचे हमें 0 रखना है, दशमलव में बदलना है, तो 2 से कटा देते हैं, 2 दहा के 20 और 2 से इसको कटा देते हैं, तो 2 दूनी की 4, 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14। अब देखिए अब ये अगर 5 से कटाइएगा तो नीचे 5 आ जाएगा, फिर आपको भाग देने में कठिन होगा, और इधर सम संख्या है ही नहीं कि अब कटेगा, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी आ जाएगा, तो जितना नीचे 0 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 गो 0 है, अर्थात 6 गो दशमलव के बाद अंक होगा। तो ऐसे नहीं काउंट कर लीजिएगा आज के बाद से, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 और 6 7 गलत हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले उसको अगर पूरा डिटेल बनाना होगा तो उसको बटन में लिखकर, और जितना नीचे 0 आएगा उतना ही उसके बाद दशमलव के बाद अंकों की संख्या होगी। अच्छा है, अगर 5 और सम संख्या रहे तो 1 कम हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना, तो 6 ही अंक होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, और पूरा डिटेल सॉल्व भी कर लीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। जितना नीचे 0 हो गया उतना ही उसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या। जैसे मान लीजिए ऐसे 15 बट्टा हमें दे दे ऐसे कि 17/100, तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो 2 गो नीचे है तो 2 अंक हो जाएंगे, नहीं कटेगा। आप तो पूरा कटा करके देखेंगे। और यही अगर मान लीजिए कि 15/100 है, 15/100, तो फिर आप इसको 5 से कटाइएगा, फिर भाग दीजिएगा तो वही आएगा, कोई कटाने की जरूरत नहीं है। 2 बस नहीं आना चाहिए। ठीक, ऊपर 2 सम संख्या नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो है तो 6 गो अंक हो जाएगा। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैक्सिमम लोग गलत किए होंगे 7 करके। ठीक, तो ये सब ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बात है, लेकिन आपका एक गलत होगा आपको बहुत पीछे कर देगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 8 नंबर कि x तथा y, स्थान x तथा स्थान y पर 2 ट्रेन है। देखिए 2 स्थान है, एक x है और ये एक y है। ठीक, दोनों पे 2 ट्रेनें हैं, और इनकी चाल x वाली पे जो है इसका चाल कितना है आपका, तो 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, और जो y पर है उसका चाल है 26 किलोमीटर पर आवर, और एक ही दिशा में चल रही है, y वाली सेम डायरेक्शन में चल रही है दोनों, ये 26 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। ठीक, और यदि x y के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, ये दोनों डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर है। ठीक, 42 किलोमीटर। तो अब बोला हुआ है कि एक ही दिशा में चल रही है, तो उसके बाद बोला हुआ है हमें कि यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं, ये y पर नहीं मिलकर, जब ये भी इधर चले ये भी इधर, तो y पे नहीं मिलकर इधर कहीं आगे z पर मिलते हैं। y से परे मतलब y से आगे, चाहे कहीं भी y को छोड़ करके z बिंदु पर मिलते हैं, तो y से z तक की दूरी निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालना है कि y से z तक की दूरी क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है,
कितने देर में मिलेंगे ये आप निकाल लीजिए। समय, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 42 है, और बटा, जब एक ही दिशा में दोनों चलते हैं ना तो चाल घट जाता है, सापेक्षिक चाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो एक ही दिशा में जब चलेंगे तो चाल घट जाएगा, यानी 32 में से 6 घटा लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 26 घटा लीजिएगा 6 किलोमीटर आ जाएगा। जो दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा ना, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से भाग दे दीजिए, यानी 7 घंटा में एक क्या होंगे, दोनों लोग मिल जाएंगे, दोनों ट्रेनें 7 घंटा में मिल जाएगी। तो हमें बोला हुआ है तो जब 7 घंटा में मिल रही है तो 7 घंटा में ये कितना दूरी कवर करेगी ये निकाल लेना। हमें इसका पूछा हुआ है कि y से z की दूरी, तो इसको निकाल लेना है कि ये कितना दूरी कवर करेगी। तो yz हो जाएगा 7 गुणे दूरी बराबर 4 गुणे समय कर लीजिए 26। तो 7 छक 42 कर दो हासिल 4, 7 गुना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 142 किलोमीटर जो है y और z की डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए कि 182 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा रहता कि x से z की दूरी निकालिए तब 32 गुणे 7 कर लेते हैं, 32 गुणे 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने का तो समय 7 घंटा लगा है, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, इसका चाल लेते हैं, जिसका दूरी पूछेगा। ठीक, देखिए एक बार और समझिए, ये x पर है 32 के चाल से चल रही है, ये y पर है 26 के चाल से चल रही है, दोनों के बीच 42 किलोमीटर है। तो पहले समय निकाल लिए कि ये कितना देरी में ये लोग मिलेगी। तो समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा 6, दोनों घट जाता है एक ही डायरेक्शन में रहे तो, और अपोजिट में जुड़ जाता है, यानी 7 घंटा के बाद ये लोग मिलेगी। तो अब y से z की दूरी पूछ रहा है तो इसका चाल लेंगे, दूरी बराबर 4 गुणे समय। अगर x से z की दूरी पूछता तो इसका चाल लेते, दूरी बराबर 4 गुणे समय। ये कितना जाएगा 182 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपये की कुल राशि मिलती है। देखिए अनीता और सरिता को दोनों को मिलाकर कितनी राशि मिल रही है, 6600 रुपये, 6600 रुपये प्रति माह की भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि से 120% भुगतान की जाती है, यानी अनीता को सरिता की दी गई राशि से इसको अगर 100 दे रहे हैं तो इसका 120% यानी 120 हो जाएगा। सिंपल सी, अधिक बोला रहता तब इसमें जोड़ते हैं, सिर्फ बोला हुआ है ना कि सरिता को दी गई राशि की 120% किसको मिलती है, अनीता को। अब सिंपल हो गया, इसका रेशियो अगर निकालेंगे ना तो 20 छक्के 120 और 20 25 100, यानी कि 6:5 हो गया। और दोनों मिलाकर यहाँ से कितना हो गया 11, और इसी 11 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है कि 6600 रुपया दोनों को मिल रहा है। तो 11 यूनिट बराबर 6600, तो 1 यूनिट बराबर 600। तो किसका पूछा है देख लीजिए, तो पूछा हुआ है कि सरिता को दी जाने वाली राशि यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 6×5 = 30 हो जाएगा, यानी कि 3000 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हमें पूछा रहता कि अनीता का निकालिए तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालते तो 3600 हो जाता। सरिता का पूछा हुआ है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3000 हो गया। तो चलिए यही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमें कि त्रिभुज XYZ में XY बराबर 12 है, YZ बराबर 18 है। XW जो XYZ का एक कोण द्विभाजक है YZ से W पर मिल, देखिए इसको पहले तो फिगर बनाइए। त्रिभुज XYZ है, ये एक त्रिभुज है XYZ, ठीक। और इसमें बोला हुआ है हमें कि XY 12 है, ये कितना है 12 है, ठीक। उसके बाद बोला हुआ है कि YZ 18 है, यानी कि ये जो हम लोग का दिया हुआ है कितना है 18 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि XW जो XYZ का कोण द्विभाजक है, XW यानी X से W, इधर W है, इस पर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है, यानी ये कोण जितना है उतना ही ये कोण है, एंगल बाइसेक्टर है। तो W इस प्रकार है कि WY अनुपात WZ बराबर 4:5, ये इसका रेशियो दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि YW अनुपात WZ बराबर दिया हुआ है हमारा कितना 4:5 दिया हुआ है, ठीक। तो अब कह क्या रहा है आपसे, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निकाले, यानी कि ये दोनों भुजा तो दे दिया है, ये तीसरी भुजा यानी कि हमें पूछ रहा है ना कि XZ की लंबाई क्या होगी।
देखिए बहुत सिंपल है, एक थ्योरम आपको अगर याद होगा ना तो बड़ी आसानी से बना लीजिएगा कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, इस भुजा और इस भुजा का जो रेशियो होता है, जो वही इस भुजा और इस भुजा जो एंगल बाइसेक्ट करता है। जैसे देखिए इधर थ्योरम हम लिख देते हैं, ठीक, ये हम लोग को याद हो गया। अगर ये त्रिभुज ABC एक ट्रेंगल है और A से D जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये कोण जितना है ये कोण है, ये क्या है, AD है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि AB बटा AC इज इक्वल टू BD बटा DC हो जाता है। यानी जो रेशियो इसमें होता है वही रेशियो इसमें हो जाता है। अब इसी थ्योरम से आराम से बना लेंगे इसको। जैसे ये हमारा 12 बट्टा x, ये इसको हम मान लेते हैं क्या, x, तो 12 बट्टा x बराबर क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इसका, यानी ये रेशियो कितना दिया था, 4:5 दिया था, ये 4:5 यानी 4/5 हो जाएगा। तो 4 से कटा लीजिए, 4 3 12 और तिरछा गुणा कर लेंगे तो 5 3 15, यानी x का मान 15, अर्थात जो ये हमारा XZ होगा तीसरी भुजा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये देखिए थ्योरम, ये ध्यान रखिए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब मेंसुरेशन में तो फॉर्मूला याद रखना होगा, जो भी एरिया का वॉल्यूम का सब रहता है, और ज्योमेट्री में थ्योरम याद रखना होगा। ज्योमेट्री में थ्योरम नहीं याद रहेगा, फिगर नहीं बन पाएगा, तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। थ्योरम क्या है, तो थ्योरम इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जब एंगल बाइसेक्ट कर रहा हो तो जो अन्य दो भुजाओं का अनुपात होता है वो जिस बिंदु पे कट करता है ना कि उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ से AB बटा AC इज इक्वल टू BD बटा DC हो जाएगा। तो AB यहाँ पे XY, AB की जगह XY, तो XY 12 बटा, ये पता नहीं था तो X मान लिए, बराबर 4/5 हो जाएगा। तो ये 4 3 12 5 3 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाता है और हर को 80% बढ़ा दिया जाता है तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये x बटा वाई है एक भिन्न, अब ये बोला हुआ है कि अगर इसके अंश को क्या कर रहे हैं हम लोग 50% बढ़ा दें, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा जी। अंश को 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा और हर को क्या कर रहे हैं 80% बढ़ा देते हैं तो 180। अब ये कट जाएगा और 3 से कटाइए, 3 5 15 3 6 18, तो जो इस भिन्न का होगा ये कितना गुना होगा, 5/6 गुना हो जाएगा। यही में बोला हुआ है कि जो नया भिन्न मिलेगा वो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना गुना हो जाएगा, तो 5/6 गुना। ये 50% बढ़ाएंगे तो 150, 80% बढ़ाएंगे हर को तो 180 और 180 हो जाएगा। 0 0 कट गया, यानी कटा लिए 3 से, तो 3 5 15 3 6 18, यानी 5/6 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि 3 के पावर 45 - 1 और 3 के पावर 35 - 1 का HCF निकालना है। इसका बोल रहा है ना कि HCF क्या होगा, HCF। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी पावर के रूप में रहेगा ना, जैसे ये हमारा x के पावर a - 1 और कोमा x के पावर a b - 1, यहाँ दूसरा पावर आ जाएगा, ये बेस सेम रहे। ठीक, बेस सेम रहना चाहिए। तो इसका HCF LCM क्या होता है, जैसे LCM अगर पूछेगा हमारा ना, तो इस x का जो पावर है ना, x का पावर a और b, तो a और b का LCM और -1, अब बेस में क्या दे देंगे, -1 दे देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। और अगर HCF पूछेगा ना, HCF, तो x के पावर a और b का जो पावर रहेगा ना, ये x के पावर a और b का HCF और बेस में -1 दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर 3 को भी रहेगा तो तीनों का HCF ले लेंगे, तीनों का LCM ले लेंगे। जब भी ऐसा रहे तो x के पावर a और b का LCM पूछेगा तो LCM -1, अगर HCF पूछेगा तो a और b का HCF -1 हो जाएगा। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। हमें HCF पूछा है ना, तो 3 बेस है तो 3 दे देंगे और 45 और 35 का HCF ले लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें HCF पूछा हुआ है तो पावर का HCF, तो 45 और 35 का HCF 5 हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, 5 से दोनों कट रहे हैं और बेस में -1 दे दिए, तो यही इसका HCF हो जाएगा। अगर इस रूप में दिया होगा तो ये आंसर होगा। अगर संख्या के रूप में दिया होगा तो 3 के पावर 5 बराबर क्या होता है, 3 3 के 9 9 3 27, 27 से 81, 81 3 243 हो जाता है।
243 और -1 कर लेंगे यानी कितना हो जाएगा 242 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इस संख्या के रूप में ही दिया हुआ था, तो 242 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर यही एलसीएम पूछा रहता तो इन दोनों का एलसीएम और -1 तब जो है इस रूप में नहीं देता, क्योंकि 3 का बहुत ज़्यादा पावर, बड़ा पावर आ जाएगा तो उतना नहीं निकाल पाइएगा। ये एचसीएफ पूछा हुआ था तो एचसीएफ 3 के पावर, इन दोनों का एचसीएफ 30 का और 45 का एचसीएफ कितना आ गया 5, तो 3 के पावर 5 -1, जैसे ये वाला आप नोट करके लिख लीजिएगा ये बात। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल में भी पूछा हुआ है, पावर बड़ा बड़ा भी करके पूछ देता है आपका। तो जब पावर बड़ा रूप में रहेगा ना तो इस रूप में छोटा करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर 3 के पावर मान लीजिए 85 हो जाता तो आप 50 बार गुणा करने जाते हैं, तब वैसा ही ऑप्शन दिया रहेगा आपका। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्स के पावर a -1, एक्स के पावर b -1 का एलसीएम हो जाएगा एक्स के पावर ए बी का एलसीएम -1, और एचसीएफ हो जाएगा एक्स के पावर ए बी का एचसीएफ -1 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का इसके थ्रू आंसर 242 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A1, A2, A3 और A4 का औसत 19.5 है। यदि A1 बराबर 21 है, A1, A2 और A3 का औसत A2, A3 और A4 के औसत के बराबर है। देखिए तो बोला हुआ है कि A4 का मान क्या होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक चीज़ आप अगर देख रहे हैं कि A1, A2, A3 इन तीनों का औसत A2, A3 और A4 के औसत के बराबर है, यानी कि जब औसत बराबर है तो योग भी बराबर होगा। अगर नीचे 3 से भाग देंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अगर तीनों का औसत आपस में बराबर है तो योग भी इनका क्या होगा, बराबर होगा। तो बोल रहा है कि यदि A1 बराबर 21 है, ये A1 बराबर 21 है तो A4 क्या होगा। तो अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, A3 A2 कट जाएगा, यानी जितना A1 है उतना ही A4 हो जाएगा। A4 का मान कितना हो जाएगा 21, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सबसे इसमें कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमें ये बोला था कि A1 A2 A3 का जितना औसत है उतना ही A2 A3 A4 का औसत है। तो A2 A2 से कट जाएगा, A3 A3 से कट जाएगा, A1 जितना है उतना ही A4 हो जाएगा, अर्थात A4 बराबर 21 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि एक सेल्समैन को 3/4 घंटा, देखिए 3/4 घंटा का मतलब कितना हो गया, अगर इसको 60 से गुणा कर लेंगे ना तो ये मिनट में बदल जाएगा। 4 से किए तो 15, यानी 45 मिनट टोटली समय ले रहा है। ठीक, ये 45 मिनट समय है। तो इतना देर में ये 6 किलोमीटर चलता है। कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर जाता है। ठीक, अब कह रहा है आगे कि यदि वह कुल समय के 2/3, ये जो समय है ना ये इसका 2/3, यानी 2/3 का मतलब 3 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 15 दूना 30 मिनट में इसका 2/3 मतलब 30 मिनट हुआ, तो शेष कितना बचा है और 15 मिनट बचा है। देखिए इसको हमने डिवाइड कर लिया। ये बोला हुआ था कि 2/3 समय में, तो 45 का 2/3 30 मिनट हो गया, और शेष कितना बचा है 15 मिनट। तो बोल रहा है कि 2/3 समय में आधी दूरी 1/2 दूरी, तो 1/2 दूरी का मतलब क्या, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर चला गया है कितना देर में, 30 मिनट में। ये 30 मिनट में आधी दूरी मतलब 3 किलोमीटर कवर कर दिया है। तो अब कह रहा है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, चाल पूछ रहे हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो शेष अगर 3 किलोमीटर इसमें से कवर कर लिया तो शेष दूरी कितना बचा है, और 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर कितने देर में, तो 15 मिनट में। समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। लेकिन किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इस 15 मिनट को क्या करेंगे, 60 से जब भाग दे देंगे, यानी भाग देंगे तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब कटा दीजिए, 15 चौके 60, यानी 4 तेई 12 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ना। शेष 3 किलोमीटर शेष समय यानी कि 15 मिनट में तय की गई स्पीड हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, नहीं समझे तो कुछ नहीं है इसमें। 3/4 समय है इसके पास, यानी कितना 45 मिनट है। तो इस 45 मिनट के, अब 45 मिनट में 6 किलोमीटर जाता है। ठीक, तो अब बोला है कि अगर इसके 2/3 समय, इसका मतलब कि 30 मिनट, 30 मिनट में ये आधा दूरी यानी कि 3 किलोमीटर दूरी कवर कर चुका है। तो और 3 किलोमीटर इसका शेष बचा हुआ है, अब 15 मिनट में कवर करेगा। तो चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये मिनट में था तो 60 से भाग देकर, यानी कि नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा,
किलोमीटर पर आवर बना लिए, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि r sin थीटा बराबर 7/2, r cos थीटा बराबर 7√3/2। तो बोला है हमें कि r का वैल्यू निकालना है। देखिए अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को हमने भाग दिया r sin थीटा और बट्टा r cos थीटा, r cos थीटा बराबर इधर भाग देंगे तो 7/2 में 7√3/2। देखिए भाग दीजिएगा तो फायदा क्या होगा, यहाँ से दो अननोन है, एक थीटा भी अननोन है, आर भी अननोन है, तो एक का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। जैसे आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 का मतलब कि टेन में कितना मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब कहीं भी रख लीजिए, इसी में रख लीजिए या इसी में रख लीजिए, आराम से आर का मान निकल जाएगा। यहाँ रखेंगे तो आर और साइन 30, थीटा का वैल्यू हमारा 30 निकल गया, तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर 7/2 हो जाएगा। तो 2 खत्म हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान हो गया। यहाँ भी रखेंगे तो थीटा का मान तो 30 डिग्री, तो √3/2, और √3 से √3 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आर बराबर यहाँ से भी निकल जाएगा। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दोनों को सबसे पहले हमने क्या किया कि भाग दे दिया, भाग देकर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तब इसमें रखिए या इसमें रख के हमने आर का मान निकाल लिया, 7 आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 11 से विभाजित है। देखिए 11 से विभाजता का रूल होता है ना, अल्टरनेट जो है जोड़ कर देखिए, उसका अंतर या तो 0 या 11 होता है। तो अल्टरनेट जोड़िए, 3 2 5 और 5 10 हो गया। इधर से जोड़ रहे हैं अब, तो 5 1 6 3 9, तो 10 में से 9 हो जाएगा 1, ये नहीं कटेगा, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। अब इसको देखिए तो 2 1 3 3 2 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 6 4 10 0 10, यानी 10 में से 10 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, अर्थात यही कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। बात समझ गए हैं, बहुत सिंपल। अल्टरनेट जोड़ करके उसका अंतर निकालेंगे तो या तो 0 आएगा या 11 का गुणा जाएगा। यहाँ अल्टरनेट जोड़ करके हम अंतर निकाले तो 0 आ जा रहा है, जो कि हमारा बी नंबर जो ऑप्शन होगा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। भाग देकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करें कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, तो ये कितना दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ 264 दिया हुआ है, और इसका आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या होता है, तो πr² होता है, πr²h, तो ये कितना दिया हुआ है, 924 दिया हुआ है, 924, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक, ये वक्र पृष्ठ यानी 2πrh 264 दिया हुआ है, आयतन πr²h ये कितना दिया हुआ है आपका, 924। तो इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात पूछ रहा है। देखिए अगर हम इन दोनों को भाग दे देते हैं ना, तो यहाँ से एक चीज निकल जाएगा। 2 अननोन है, जहां भी अननोन 2 रहे तो उसको भाग देंगे तभी कट के निकलेगा, ये बात ध्यान रखना होगा। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर से आर खत्म हो जाएगा, एक आर, एच से एच खत्म हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, और देखिए ये भी कट जा रहा होगा, 13 7 91, 7 दूना 14, 7 मर्त में कट जा रहा है, यानी 1/r = 1/7। तो यहाँ से r का मान तो निकल गया कितना, 7 हो गया। तो जब त्रिज्या 7 निकला तो किसी में भी रख लीजिए, पहला वाला ही में रख लीजिए, 2π, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और r जो है 7 हमारा निकल गया है, और h पता नहीं है, और बराबर 264 था। ठीक, ये वक्र पृष्ठ वाला में हमने रख लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ वाला में देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 से कटाइए, 22 एकम 22, 22 दूना 44 हो जाएगा, फिर 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12, यानी ऊंचाई जो है निकल गया 6, ऊंचाई 6 निकल गया, त्रिज्या 7 निकल गया। तो पूछा क्या है आपसे, कह रहे हैं उसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई का मतलब 6, और व्यास, व्यास का मतलब 7 दूना 14 हो जाएगा, व्यास का मतलब क्या हो जाएगा, 14, 7 जब त्रिज्या है तो व्यास 14 हो जाएगा, यानी कि इसकी ऊंचाई और डायमीटर व्यास का रेशियो निकालना है। अब देखिए ये भी दोनों कट जा रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी कि 3:7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, हमें वक्र पृष्ठ और आयतन दिया हुआ था, दोनों को भाग दे दिए तो त्रिज्या 7 निकल जा रहा है। अब इस 7 वक्र पृष्ठ या इसमें किसी में भी रख दीजिएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। तो वक्र पृष्ठ में रख लिए तो ऊंचाई 6 निकल गया, तो ऊंचाई और व्यास, जब त्रिज्या 7 है तो व्यास 14, और दोनों का रेशियो 3:7 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आया हुआ है, कह रहा है कि √45 प्लस √125 का मान दिया हुआ है, तो √180 प्लस √80 का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, इसका आप क्या करिए ना, वर्गमूल, जैसे 9 × 5 = 45 होता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3√5 हो जाएगा ये, प्लस 25 × 5 = 125, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5√5 हो जाएगा, बराबर 17.88 दिया हुआ है, ठीक, 17.88। अब ये देखिए, तो ये दोनों आराम से जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों का जो है रूट किस में है, 5 में है, तो ये 5 और 3 8, 8√5 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 17.88। अब इसका निकाल लीजिए, तो देखिए 36 × 5 = 180, आपको पता होगा, बहुत बार आया हुआ है। और 36 का वर्गमूल 6, तो 6√5 हो जाएगा, प्लस 16 × 5 = 80, यानी कि 4√5 हो जाएगा, तो ये 6 × 4 = 10, 10√5 ये हो जा रहा है, यानी 8√5 का मान दिया हुआ है और 10√5 का मान पूछ रहा है। इसका वैल्यू हमें क्या किया हुआ है, पूछा हुआ है, तो बस रख लीजिए 8√5 बराबर इतना है और 10√5 का मान पूछ रहा है, तो एक एक नियम से 17.88 बट्टा 8√5 और इंटू निकालना है 10√5 का मान, √5 से √5 खत्म हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो ये 4 दूना 8, देखिए ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 1 17, फिर 4 चौके 16, 17 18, 4 7 28, ये 2 से कटाइएगा 5 मतलब गुणा कर लीजिए सिंपल, 7 × 5 = 35 कर 5 हासिल 3 हो जाएगा, 5 चौको 20, 3 23 कर 3 2 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 2 22, 22.33 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो 22.3335 ना, 22.35 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब बहुत क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पीछे आया हुआ था, आ रहा था हर सेट में, इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसको हमने छोटा कर लिया, बदल लिया तोड़ करके, तो ये 3√5 हो जा रहा है 5√5, यानी कि 8√5 का वैल्यू हमें पता दिया हुआ है। अब पूछ रहा है 36, ये 36 × 5 = 180, यानी 6√5, ये 16 × 5 = 80, यानी 4√5, तो 10√5 का मान पूछ रहा है, 8√5 का मान इतना दिया है, 10√5 का मान पूछ रहा है, तो एक एक नियम से हमने निकाल लिया, 22.35 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ये 19 नंबर कि हमें ये क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया था, हम x लिख दिए, x का वैल्यू निकालना है। देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखिए ये तो कट रहा है 6 × 3 = 18, 6 चौके 24, यानी कि इधर ये 3/4 और प्लस ये कितना आ जा रहा है 4 × 3 = 12 और 3 15/4 आ जा रहा है, तो ये जब जोड़ेंगे दोनों तो हमारा ये कितना आ जाएगा, तो 8 15 3 18, 18/4 का मतलब कितना हो गया, इसको कटा दीजिए, देखिए कट जा रहा है ना, ये 9/2 का मतलब 4.5, 4 पूर्णांक इधर 4 पूर्णांक 1/2 आ जा रहा है। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों मिल करके 4 पूर्णांक 1/2 हो गया, तो उधर घट जाएगा, यानी जो एक्स का मान होगा ना 23 पूर्णांक 13/24 में से घट जाएगा 4 पूर्णांक 1/2। अब देखिए इसको पूर्णांक तोड़ने की जरूरत नहीं है, पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ये पूर्णांक में से पूर्णांक घटा दीजिए, तो 23 में से 4 जाएगा 19 हो जाएगा, और 24 और 2 का एलसीएम 24 हो गया, और 24 से कम 24 यानी 13, और माइनस 2 से करिएगा तो 12 दूना 24 यानी 12 हो जाएगा, तब ये 19 पूर्णांक 1/24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, पूर्णांक तोड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये नीचे दिख रहा है ना, देखिए इधर लिख देते हैं, ये हमारे कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 19 पूर्णांक 1/24 हो जाएगा, और ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए कितना आसान है आपका, देखिए एक बार और समझिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूर्णांक तोड़ने के चक्कर में आप ज़्यादा समय ले लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ना इधर वाला हम दोनों को जोड़ लिए, तो इस दोनों को जोड़े तो हमारा 4 पूर्णांक 1/2 आ जा रहा है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 23 पूर्णांक 13/24 माइनस 4 पूर्णांक 1/2। अब 23 में से डायरेक्ट 4 घटा दीजिए 19, 24 और 2 का एलसीएम 24 हो गया, तो बटा पर का जोड़ तो जानते ही आप निकालना, 24 से कम 24 यानी 13 हो जाएगा, 2 से करेंगे 12 दूना 24 यानी 12 कम 12, तो ये 19 पूर्णांक 1/24 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दिल्ली DELHI, ये बोला है ना
कि दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक, यानी कि सिंपल पूछने का मतलब ये हुआ ना कि इसके सभी अल्फाबेट का प्रयोग करके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। ठीक, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना क्या करिएगा, इसके डिजिट को, ये मतलब अक्षर को गिन लीजिए क्या हुआ है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि फैक्टोरियल 5 हमारा आंसर हो जाएगा। जितने भी मतलब अक्षर रहेंगे ना उसको फैक्टोरियल में रख देते हैं, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब कि यहाँ से लेकर 1 तक गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इतना ही संख्या हो जाएगा। 5 चौबीस 23 60 दूना 120 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बात इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पूछे कि कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसमें अगर किसी लेटर का रिपीटेशन हो तो जितना बार वो आया होगा उतने फैक्टोरियल से हम भाग दे देते हैं, बस यही। इसमें किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं था तो हम भाग नहीं देंगे, फैक्टोरियल 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120 वो शब्द बनाए जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि एप्पल का पूछ दे, APPLE, तो एप्पल में पूछेगा तो 1 2 3 4 5 तो है, तो फैक्टोरियल 5 ऊपर आ जाएगा। और नीचे देखिए P 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, और फिर एक बार ये सब एक ही बार है तो फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ऐसे ही हम करके इसको बनाएंगे। ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है। देखिए उससे भी क्वेश्चन आ रहा है, टोटल कितने शब्द बनेंगे, तो 120 बनेंगे। इसमें किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं है, तो डायरेक्ट 5 गो लेटर है, फैक्टोरियल 5, टोटल जो है सार्थक निरर्थक टोटल शब्द बन जाएंगे 120। तो ऑप्शन से देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि अमीर और अली के अनुपात, आयु का अनुपात, आय का अनुपात है जी, ये व्यय का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, देखिए खर्च, और यहाँ आय छूट गया है, आय वहाँ पे बना लेंगे। ये कह रहा है हमें कि आमिर और अली के आय का रेशियो दिया हुआ है। आय का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5:3 दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है कितना, तो 9:5 दिया हुआ है। अब बोला है कि ये लोग कितने कितने बचाते हैं, तो ये बचत जो है दिया हुआ है, दोनों का बचत कितना दिया हुआ है, तो ये बचा रहा है 2600 और ये कितना बचा रहा है 1800। ठीक, दोनों का बचत हमें दिया हुआ है। तो कह रहा है तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात करें, यानी दोनों की आय निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, हमें जो चीज़ पूछेगा ना, जैसे आय पूछा है ना, तो आय में एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और एक बात पढ़े होंगे कि आय में से जब बचत को घटाएंगे, जैसे 5x ये अमीर का आय है। ठीक, अमीर का आय है, तो अमीर के आय में से जब बचत इसका 2600 घटा देंगे, और फिर इधर से अली का आय 3x है और इसका बचत कितना है 1800 घटा देंगे, तो ये आय का ये खर्च का रेशियो निकल जाएगा, यानी कि 9/5 निकल जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल के आराम से रख लेंगे, इसमें दोनों का अलग अलग निकल जाएगा। बात समझे यार? देखिए नहीं समझे तो एक बार और समझिए। इसमें 2 इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन बनाइएगा आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या करेंगे हम लोग, जो भी पूछेगा, आय पूछेगा तो आय में x मान लेंगे, खर्च पूछेगा तो खर्च में x, तो आय पूछा हुआ है तो आय में x मान लिए। अब आय में से अगर इस बचत को घटाएंगे, इसके बचत को 2600, तो इसका क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। इसके आय में से इसके बचत को घटाएंगे तो इसका खर्च निकल जाएगा। तिरछा गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, लेंगे गुणा करिए, कितना आ जा रहा है 5 25 25 x माइनस 0 0 6 5 30 कर 0 हासिल 3 5 2 10 3 13 हो जा रहा है। अब इधर गुणा कर लीजिए, 27x माइनस 0 0 18 9 162 हो जाएगा। ठीक, 162 2 हो जाएगा, 16,200। अब देखिए 27x में से 25x जाए, यानी कि 2x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 0 2 और 6 में से 3 गया 3 3200, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1600। तो अब 1600 यहाँ रख लेंगे, तो आमिर का आय कितना हो जाएगा, 16 25 80 8000 रुपया हो जाएगा। इसका 16 3 48 यानी 4800 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इस तरीका से बनाइएगा तो कोई आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक बार और समझ लीजिए, इसका आय 5:3 था तो 5x 3x मान लिए, इसका खर्च 9.5 दिया था, तो जब आय में से बचत को घटाए हैं तो खर्च निकल गया। इसके आय में से बचत को घटाए हैं तो इसका खर्च निकल गया। तिरछा गुणा कर लिए, x का वैल्यू 1600, तो 16 25 80 8000 आमिर का आय हो गया और 16 3 4800 अली का आय हो गया। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए 8000 4800 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर कह रहा है कि 10a इज इक्वल टू 8/15 दिया है, तो पूछा है
साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का मान पूछा हुआ है। देखिए बहुत आसान है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो एच 17 हो जाएगा। 8 15 17 कितना बार ट्रिपलेट आया हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी है 8 और एच 17 हो गया, प्लस कॉस थीटा बराबर बी बटा एच यानी 15 बटा 17, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 यानी कि 23 बटा 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 23 नंबर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से, पहले 10 प्राकृत संख्या यानी 1 से 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब से कट जाए। तो इन सब से कट जाए इसका मतलब इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 के लिए 1 2 ले लेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 5 के लिए 5 लेना होगा, 6 के लिए कुछ नहीं, 3 दूना 6 है, 7 के लिए 1 7 ले लेंगे, 8 के लिए 2 दूनी के 4 1 2 ले लेंगे, 8 हो जाएगा। 9 के लिए 3 1 है 1 3 ले लीजिए। 10 के लिए कुछ नहीं, 5 दूना 10 है। अब गुणा कर लीजिए सिंपल, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 5 40, 4 9 कितना हो जाएगा 36 36 हो जाएगा, 4 9 36 360 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें 7 से गुणा कर लेते, 0 7 6 42 कर दो हासिल 4 7 3 के 21 4 25 यानी कि 25 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए बहुत सिंपल है आपका क्वेश्चन। कभी भी कहे कि इतना 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 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृत संख्या से पूर्णतः विभाजित तो सबका एलसीएम निकाले, 25 20 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63 53 5 यानी कि 63,535 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जा सके। इसमें मतलब कौन सी घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जोड़ने या घटाने की बात करें तो क्या करेंगे, इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 2 3 5 हो गया, इधर जुड़ता जाएगा 4, इधर 2 उतार दीजिए। अब कितना मत में जाएगा, तो 5 5 25 4 5 मत में आराम से चला जाएगा। 5 5 25 कर 5 2 और 4 5 20 2 22 हो जाएगा। 5 5 0 हो गया, 3 में से 2 गया 1, ये कट गया, फिर 3 5 उतर जाएगा, इधर जोड़ दीजिए 5 मर्द में गया है, 5 5 10 यानी कि 50 हो जाएगा। अब कितना मर्द में जाएगा, 2 मर्द में चला जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा 0 और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसमें से, तो 35 में से 4 गया कितना हो जाएगा 31, अर्थात 31 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अर्थात 31 शेषफल है तो 31 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, देखिए इसका त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या जो रेडियस दिया नहीं, ये त्रिज्या दिया हुआ है 2r दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई मतलब ये तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 1/2 दिया हुआ है। तो इसका कह रहा है ना कि हमें क्या निकालना है, तो इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है ना, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई r इंटू आर प्लस एल हो जाता है। इसका पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल वक्र पृष्ठ दोनों जोड़ लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाता है। तो बहुत सिंपल, अब रख लीजिए सिर्फ इसमें पाई में ही आंसर दिया हुआ है तो पाई रखेंगे, आर का मान 2r लेना है तो यहाँ पे 2r हो जाएगा, इंटू फिर r का मान 2r लेना है और प्लस एल का मान कितना है 1/2। देखिए सिंपल जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू ये जोड़ेंगे तो 4r प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा यानी आंसर क्या आ जाएगा, तो पाई r इंटू 4r प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा, पाई r इंटू 4r प्लस 1 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पाई का मान बदला नहीं था तो इसीलिए हम नहीं बदले। इसका त्रिज्या हमें 2r दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 1/2, तो टोटल सरफेस एरिया पाई r इंटू आर प्लस एल होता है, बस रख लिए पाई r इंटू पाई r इंटू 4r प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 1500 रुपये राशि, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना
1500 रुपये, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है, और कह रहा है कि साधारण ब्याज एसआई और सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है। सीआई माइनस एसआई कितना दिए 24 रुपये। देखिए बहुत सिंपल है, आपको बताए थे ना कि अंतर अगर डी रहे तो डी बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर होता है। 100 स्क्वायर ये कितने साल का होता है, तो 2 साल का होता है, ये 2 ईयर के लिए। पी आर स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर होता है। 3 साल की अगर बात करें ना 3 ईयर का, तो इसका हो जाता है डी बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100 की हो जाता है। ये फॉर्मूला इसमें याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से बनेगा, ठीक। टोटल इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। 2 साल का डी बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, 3 साल का डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100 की हो जाता है। तो 2 साल का हमें दिया हुआ है 24 रुपये, डिफरेंस दिया है तो 24 बराबर प्रिंसिपल 1500 दिया हुआ है, तो 1500 इंटू आर स्क्वायर, आर पता नहीं है तो आर निकालना है, तो आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1500 दिया है, 15000 है जी, 1 मिनट, ये 15000 है, यहाँ पे 3 जीरो है हम लोग का, 3 जीरो है 15000। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो और खत्म, 5 1 15, 5 दूना 10, 3 8 24, 8 दूना 16, यानी आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो आर बराबर 4% हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है आपके लिए। बस ये फॉर्मूला अगर याद रहा ना तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। डी बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर हो गया, तो हमने इस पर रख लिया। 24 बराबर 15000 इंटू आर स्क्वायर बटा 100 इंटू 100 कर लिए, तो 4% आ जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 कह रहा है ना कि त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज बना दीजिए। ये त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर में बोला हुआ है कि क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। इस क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया जाता है, एस तक बढ़ाया जाता है। जैसे कि एस आर बराबर आर पी हो जाता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जितना एस आर है उतना ही आर पी हो जाता है, ठीक। तो अब पढ़िए आगे क्या कर रहा है। यदि कोण पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री, पी आर क्यू ये कितना दिया हुआ है हमारा, 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि कोण क्यू पी एस ये टोटल दिया हुआ है। क्यू पी एस ये कितना दिया हुआ है आपका, तो 110 डिग्री ये टोटल दिया हुआ है, 110 डिग्री। तो पूछ कह रहा है आपसे, तो कोण पी क्यू एस निकालना है। पी क्यू एस ये वाला हमें कोण निकालना है। देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखिएगा कि ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो अगर यहाँ ये थीटा बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा कोण होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा यानी कि इसका बहिष कोण जो ये बन रहा है ना, तो 2 थीटा के बराबर होगा, यानी कि 2 थीटा बराबर 70 डिग्री है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अर्थात ये कोण 35 डिग्री आ गया और ये पूरा 110 है, तो ये नहीं निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल हो गया। यानी कि 180 माइनस 110 और 35 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। 145 यानी 180 में से 145 घटा दी, यानी 35 डिग्री आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी क्या नाम है इसका, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस 110 और ये 35, 145 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, एक बार और समझिए आप क्वेश्चन को, ठीक। ये भुजा, दोनों भुजा क्या है, इक्वल है, तो ये हम थीटा मान लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और जब ये एक आप थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज के भुजा बढ़ाई जाती है, बहिष कोण होता है अंदर, ये थीटा है या अल्फा है, तो ये दोनों के बराबर होता है। तो अगर बहिष कोण बना रहे हैं तो ये बहिष कोण जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा बराबर 70, तो थीटा बराबर 35, अर्थात ये कोण 35 निकल गया। तो ये जहाँ 35 निकला तो 35 और 110 145 हो गया। 180 में से घटाएंगे, इन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 110 और ये 35 कितना हो गया, 145। तो 180 में से 145 घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर का है, 28 नंबर की किसी संख्या में 20% वृद्धि की जाती है फिर 10% की कमी की जाती है। तो देखिए ऐसा तो सिंपल सा क्वेश्चन है जी। 20% बढ़ाएंगे यानी 120, अब 10% कम करेंगे यानी कि 90 और बट्टा 100 कर लीजिए, यानी कि 12 नवा कितना हो जाएगा, 108। इसका मतलब 8% की वृद्धि हो जाएगा, 8% की वृद्धि हो जाएगा। जितना ही आएगा
अगर 100 से ज़्यादा रहेगा तो वृद्धि होगा, 100 से कम रहेगा तो कमी होगा, बहुत सिंपल। 3 बार 4 बार जितना बार बढ़ाइए, अगर 10-20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% कमी हुआ, तो ऊपर जितना संख्या रहेगा ना उससे 100 नीचे एक कम लेंगे। जैसे 20% बढ़ाए तो 120, 10% कम किए तो 90 और बट्टा 100 रहेगा, दोनों जीरो कट गया, 12 9 108 यानी कितना 8% वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है हमें कि एक लॉटरी में 96.5 प्रतिशत प्रतियोगियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीते हैं। तो एक बात बताइए कि जब ये 96.5% नहीं जीते हैं तो जीते कितना है? तो जीते गए उम्मीदवार हो जाएंगे 100 में से इसे घटा लेंगे, 100 में से 96.5 घटा लेंगे यानी कि 3.5 आ जाएगा, और 3.5% का मान 700 है। तब पूछा हुआ है हमें तो प्रतिभागियों की कुल संख्या यानी कि 100% निकाल लीजिए। 100% का मान पूछा हुआ है, देखिए पॉइंट हटाइएगा तो इधर एक जीरो बैठेगा, 35 दूना कितना हो गया 70, यानी 1% का मान निकल गया 20, तो 100% का मान 20 पे 2 जीरो बढ़ा लीजिए यानी 2000। टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे? तो 1 मिनट, ये 200,000 है ना जी, 35 दूना 70 यानी 200,000 है ना, तो 200 पे 2 जीरो बढ़ाएंगे यानी 20,000 प्रतिभागी भाग लिए थे। ठीक, 1% का वैल्यू 200,000 है, 35 दूना 70 यानी 200, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 20,000 ऑप्शन नंबर डी में दिया। देखिए कितना आसान है, एक बार और समझिए। 96.5% भाग नहीं लिए हैं, मतलब जीते नहीं हैं, हार गए हैं, जीते नहीं हैं। तो कितने लोग जीते हैं? तो 100 में से 96.5 घटाए यानी 3.5%। 3.5% का वैल्यू 700 दिया था, तो 1% का वैल्यू 200 हो गया, तो 100% का वैल्यू 20,000 और यही टोटल प्रतिभागी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 30, 31, 32, 33 जो चारों क्वेश्चन है ना, इसी जो है लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। ये लाइन ग्राफ क्या कर रहा है, पढ़िए ऊपर कि दिए गए ग्राफ में 2001 से 2005 के बीच MNOP में हुए वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाए गए हैं। देखिए ये जो है ना P का है, ये ऊपर से दिया हुआ है, M का है, N का है और ये O का है और ये P का है, सबसे नीचे P का दिया हुआ है। ठीक, तो अब कह क्या रहा है इसमें सेंटीमीटर में दर्शाया। जैसे 2001 में देखें तो P में 100 सेंटीमीटर, Q में O में 130 है और यहाँ M और N दोनों में सेम 160 से शुरू हुआ है। N इधर आ गया है, 2002 में आएंगे तो ये 120, P का हो गया 150 और O का हो गया 120 और फिर N का हो गया आपका कितना, ये N का 140 और M का 160। तो ऐसे ही दर्शाया गया है सबका। ठीक, तब कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आपका डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है 30 नंबर पढ़िए कि किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की। देखिए ये तो क्वेश्चन आपका समझिए कि इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। औसतन अधिकतम वर्षा कब किसका होगा, जो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर ज़्यादा जैसे 160, 160, 170, 150, 190 ये M का है, तो M में सबसे अधिकतम वर्षा होगी, औसतन अधिकतम। अब जैसे देखिए दो क्लोज लग रहा है ना, जैसे M का और N का ऊपर दोनों दिया क्लोज लग रहा है, तो M का हम जोड़े हैं तो टोटल 830 वर्षा हुआ है, 830 सेंटीमीटर, और N का टोटल 790, तो M ही में ना औसतन अधिक, जिसका योग आएगा अधिक वो औसत भी अधिक आएगा। ये P का और O का नीचे है तो इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि सबसे अधिकतम वर्षा जो होगी ना M में होगी, जो सबसे ऊपर है M वाला, तो M औसतन अधिकतम वर्षा होगी जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग सुधार लीजिएगा, आंसर N में नहीं है, N का आप जोड़े हैं तो 790 आ रहा है जो कि कम है, 830 जो है अधिक है जो कि किसका आपका M का है, तो M में औसतन अधिकतम वर्षा हुई है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किस दो शहरों में लगभग बराबर औसतन वार्षिक वर्षा। देखिए लगभग में दिया हुआ है, तो ये तो 830 आ रहा है, ये 790, तो इसमें ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक, इन दोनों में क्या है, ज़्यादा का डिफरेंस है। लगभग जो है O में और P में लगभग समानता है, 20-20 का अंतर है, तो लगभग दोनों समान इसी में है। जब योग समान है तो औसत भी लगभग समान में आएगा, 5 से जब दोनों को भाग देंगे तो लगभग समान में क्या आ जाएगा, O और P आ जाएगा, O एंड P आ जाएगा, क्योंकि इन सब में बहुत अंतर है, तो लगभग समान में देखिए OP ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। O का टोटल वर्षा 630 आ रहा है, P का टोटल वर्षा 650, तो यही इसी दोनों का लगभग औसत क्या आएगा, समान आएगा। इसका ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, दोनों का ज़्यादा है, तो यानी OP ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं अगला जो है कि 5 वर्षों के दौरान किस शहर के वर्षा का परास सर्वाधिक है। रेंज मतलब अधिकतम माइनस मिनिमम, परास का मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे मिनिमम जो है सबसे डिफरेंस ज़्यादा है। तो अगर एम की बात करें तो एम सबसे ज़्यादा वर्षा, देखिए एम की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हुई है, 180 हुई है, सबसे कम 150। तो 180 माइनस 150 यानी इसका 30 रेंज निकल जाएगा। एन की बात करें तो एन का सबसे कम देखिए तो कहाँ है, सबसे कम जो है 140 है और सबसे अधिक 170। तो 170 माइनस 140 यानी कि इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 30 ही हो जाएगा। ठीक, ओ का देखिए, ओ का सबसे कम जो है कहाँ हुआ है, ओ का सबसे कम 120 है और सबसे अधिक इसमें 130 है। तो 120 में से 130 में से न घटाएंगे 120, तो इसका 10 आ जा रहा है। और पी का देखते हैं तो 100 सबसे कम है और सबसे अधिक 180 है। तो 180 में से 100 घटाएंगे यानी कि 80 हो जाएगा, अर्थात पी का रेंज सबसे ज़्यादा है, यही आंसर हो जाएगा। सबसे रेंज किसका पूछा है, ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा रेंज यानी कि सबसे कम भी वर्षा हुई है आपका पी में, सबसे अधिकतम वर्षा कहाँ तक गया है, 80 तक। तो 180 में से 100 घटाएंगे यानी कि 80, तो सबसे रेंज मैक्सिमम इसी का है। इसका भी 30 आ रहा है, इसका भी 30, इसका 10, इसका 80, यानी पी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला हमें कह रहा है ना 33 नंबर कि किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक, ये तो देखने से ही आ जाएगा, 2005 में सब में जो है सर्वाधिक वर्षा हुई। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा किस में हुआ है, तो 2005 में हुई है। औसतन पूछा हुआ है इसीलिए सबसे ज़्यादा ऊंचा इमारत किस में लगा हुआ है, 2005 में। तो यही 2005 जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2005 में सबसे ज़्यादा जो है औसतन बारिश ज़्यादा हुई है। किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक वर्षा 2005 में दर्ज करी है। तो ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 987 गुणे 999 का मान ज्ञात करें। देखिए जब भी ऐसा गुणा करना हो ना तो आसान तरीका बता रहे, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 987 इंटू जो जैसे 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। इसको जब भी 999 रहे, 99 रहे, 9999 रहे, तो ये 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1, 100 माइनस 1 उसको बना लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 987 में जब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 गो जीरो बैठ जाएगा। अब फिर इसमें जब 1 से गुणा करेंगे यानी कितना, 987 इसमें से घट जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, 9 9 0 हो जाएगा, 6 8 9 हो जाएगा, यानी 98 60 13 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया हुआ है, 98 60 13 ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया गया है। ठीक है, 98 60 13 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। बहुत आसान है, जब भी हमें इसका गुणा करना हो 99 999 9999, तो इसको लिख लेंगे 100 माइनस 1 और गुणा कर लेंगे। इसको लिख लेंगे 1000 माइनस 1 कर लेंगे, इसको 10,000 माइनस 1, ऐसे ही आराम से गुणा कर लेंगे। 999 था तो 999 को 1000 माइनस 1 इसमें गुणा करेंगे, 3 गो जीरो बैठ जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे यानी कि 987 इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 9,86,013 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो टोटल इसमें 34 क्वेश्चन दिया था इस सेट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, हर चीज़ अब क्लियर हो चुका है। आपका एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है, एनटीपीसी का भी डेट दे दिया गया है, फेज 2 का, और ग्रुप डी का भी डेट आ गया है। 23 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, हर सब्जेक्ट पे आप इक्वल टाइम दीजिए। जो आपका वीक है उस पर ज़्यादा समय देना है कि वो आपका जो है स्ट्रांग हो जाए और आपका रिजल्ट हो जाए। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर।